दोस्तों, आज जिस दो कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, उन दोनों कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। और उन दोनों कंपनी का नाम लेने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप में भरोसा और कॉन्फिडेंस आए वो शेयर्स लेने के पहले। दोस्तों, इस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका प्रोडक्ट बास्केट ह्यूज है, मैसिव है। तो कई सारे सेक्टर्स को ये केटर करता है, कई सारे इंडस्ट्रीज को। तो इससे क्या फायदा है इसको कि एक तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हर सेक्टर में ऑलमोस्ट इसका प्रेजेंस है। और दूसरा, फिलहाल इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स मेनली फ्रॉम अ ग्रोथ सेक्टर से आ रहा है। तो इसका बहुत अच्छा खासा बैलेंस शीट और फाइनेंशियल अकाउंट से भी बना हुआ है। एंड सबसे बड़ा बात है कि ये केपेक्स करते जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बढ़ते जा रहा है, जिससे इसका ग्रोथ का स्टोरी बहुत हाई होने वाला है। बहुत अच्छा रूप में ये कंपनी आगे बढ़ेगी आगे जाके। अब सिंस अपनी डाइवर्सिफिकेशन का बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में इसके प्रोडक्ट्स केटर करते हैं, कौन से इंडस्ट्री में मेनली इसका प्रोडक्ट्स जाता है। और उनमें से एक हो गया टेक्सटाइल्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, adhesives, dye stuff, agriculture, fragrance, flavors, cosmetic, personal care, tire, paper, plastic, composites, construction, glass। दोस्तों, एक और बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी का कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को केटर नहीं करता है। इनफैक्ट इसका प्रोडक्ट्स पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। इनफैक्ट 90 कंट्रीज में जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स और 4000 कस्टमर्स इन टोटल, फ्रॉम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह जाता है माल। दोस्तों, एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इस कंपनी को कि इसके जो टॉप 10 कस्टमर्स है वो केवल 15% ऑफ द सेल्स ऑक्यूपाई करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। जनरली क्या होता है ना, बहुत से कंपनीज के जो मेन कस्टमर्स होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर्स, वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सेल्स देता है। तो उनमें से कुछ कस्टमर्स निकल जाते हैं तो काफी सेल्स ड्रॉप हो जाता है कंपनीज का। इसका वो नहीं है, जस्ट 15%, सिर्फ 15%। बाकी 85% इज फ्रॉम द अदर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और दोस्तों, एक और ये कंपनी बहुत ही अच्छा मूव करी है कि देखिए अब इसका 94% ऑफ इट सेल्स कम्स फ्रॉम द B2B सेगमेंट, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब रिटेल सेगमेंट में भी इसका इतना प्रेजेंस नहीं है। वेल, इसका यही प्लान है कि फ्यूचर में ये बेसिक रिटेल सेगमेंट में जाने का कोशिश करिए, जहां मार्जिन्स विल बी मच हायर। तो अगर मार्जिन्स हाई रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा कंपनी का। और दोस्तों, अगर अपने इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM इज 18%, विच इज वेरी गुड। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO is also positive, which is a good sign. And after doing capex, means after capital expenditure, इसका FCF is also positive, which is fantastic. यानी free cash flow is also positive, which is really good. बहुत कम कंपनीज का ऐसा होता है। और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी। इनफैक्ट दोस्तों, इसने लास्ट फ्यू इयर्स में काफी रिसर्च किया है, काफी R&Ds किया है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर मल्टीनेशनल्स के साथ जॉइंट वेंचर्स किया, एक्विजिशंस किए। उससे क्या होना, इसका प्रोडक्ट बेस काफी बढ़ गया और बहुत अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स अब इसके पोर्टफोलियो में, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एरोमेटिक्स हो गया। तो दोस्तों, इससे हुआ कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होते जा रहे हैं और एवरी इट इज इंक्रीजिंग टू क्वाइट एन एक्सटेंट। तो इससे क्या होता है, पता लगता है कि कंपनी क्या है, वो ऑलवेज इनोवेशन में है। वो ट्राई करे हमेशा अपना कैसे मार्जिन्स बढ़ाए, कैसे रेवेन्यू बढ़ाए, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहे, अपना कंपनी को ऑपरेशंस बढ़ाते रहे, सेल्स बढ़ाते रहे, पर प्रॉफिट मार्जिन्स अगर कम हो या श्रिंक हो तो फायदा नहीं आ ऐसा करके। ये कंपनी वैसा नहीं करी है। दोस्तों, इसका कैश एंड इक्विवेलेंस भी बहुत ही बढ़िया है, जिस ऑलमोस्ट 700 crores, which is basically cash and investments in जैसे arbitrage म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, which is basically cash। तो करीबन 450 crore के इक्विटी शेयर्स भी फाइजर को होल्ड करती है, which again Pfizer is a fantastic company। और उसमें इन्वेस्टमेंट्स तो फाइजर भरेगी तो इसका अगेन प्रॉफिट होगा, इससे वहां से भी फायदा होगी इस कंपनी को। इनफैक्ट तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का बात करें मिस्टर SS लाल भाई, तो ही होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री डिग्री फ्रॉम मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, which is one of the most premier institutes in the world। तो ये भी बहुत ही सही है, मतलब काफ़ी एजुकेटेड है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर। इनफैक्ट यहाँ का होल टाइम डायरेक्टर वो भी काफ़ी एजुकेटेड है। ही आल्सो हैज अ वेरी हाई क्वालिटी डिग्री। सो इसके अलावा क्या एक्चुअली रीजन भी है कि इट्स अ वेरी R&D कंपनी, R&D में काफ़ी इन्वेस्ट करती है कंपनी। मोर देन 80 एम्प्लॉयज आर जस्ट PhD होल्डर्स इन द कंपनी। दोस्तों, इनका रेम्यूनरेशन यानी सैलरी भी 4.5 करोड़ है और उसके अलावा 1% ऑफ द प्रॉफिट्स भी इनका खाते में ऐड होता है। तो जैसे इस साल करीबन 850 करोड़ प्रॉफिट था, तो 8.5 करोड़ अराउंड, और 8 करोड़ 113 लाख टू बी एग्जैक्ट, इनका खाते में ऐड हुआ। तो टोटल मिला के करीबन 13 करोड़ का इनका रेम्यूनरेशन रहा। तो यहाँ अपने को ये भी दिखता है कि इनका रेम्यूनरेशन है वो भी काफी विद इन द सीलिंग है ऑफ द प्रॉफिट। सो डेफिनेटली इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत क्या, तो कुछ कंपनीज के क्या होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स उनका सैलरी इतना हाई होता है, which doesn't speak very well good for the company, because क्या होता है ना, कंपनी को ढंग से परफॉर्म नहीं करती तभी वो उतना ही सैलरी लेते, इनका वो नहीं है। तो दोस्तों, अब कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड।
वेली अतुल ऑटो के साथ कंफ्यूज मत करेगा, वो अलग ही है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ना इसका कोई सब्सिडरी है। दोस्तों कुछ रिस्क थ्रेट्स या वीकनेस बोली जो कंपनी फेस करती है वो एक है कि इसका जो मेनली रॉ मटेरियल है दोज आर डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन काफी हद तक इस कंपनी को अफेक्ट करता है, इसके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है, पर उसके भी कंपनी क्या किए, उसके लिए भी काफी हद तक कंपनी हेज करके रखती है ऑन प्राइसेस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल। पर दोस्तों यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट्स में जिनका काफी लार्ज मार्केट शेयर है इनका, उसमें क्या है ना कि अगर प्राइस बढ़ता भी क्रूड ऑयल का तो काफी हद तक वो पास ऑन कर देते कस्टमर्स को बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ देयर फाइनल प्रोडक्ट्स। सिंस दे हैव अ काइंड ऑफ मोनोपोली ऑन दोस प्रोडक्ट्स, तो वो सब फायदा है इस कंपनी को। और दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशंस भी बचने के लिए काफी हद तक अपने को कंपनी हेज करके रखती है, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के द्वारा काफी हेजिंग हो जाता है, फिर आपके फॉरेन करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हेजिंग हो जाता है, तो यहाँ भी आप काफी हद तक अपना प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है थ्रू दिस हेजिंग। दूसरा रिस्क है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वो प्लान किया अराउंड 27 इंसेक्टिसाइड्स को बैन करने का। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो एक इंसेक्टिसाइड है विच इज 2,4-D हर्बिसाइड, वो जो कंपनी बनाती है ऑलमोस्ट 50% ऑफ इस क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट को बिलोंग करती है। पर इसमें फायदा ये है कि सिंस कंपनी का एक्सपोर्टेंटेशन भी काफी हाई है, तो वो जो 2,4-C हेर्बिसाइड है उसका 80% एक्सपोर्ट होते हैं, 20% इज सोल्ड डोमेस्टिकली। यस, वो 20% का हिट होगा 50% अगर ये बैन होता है, बट स्टिल दैट वुड मेक अ डेंट इन इट्स मार्केट। क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसका क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट, दिस एक्चुअली इक्वल्स टू ओनली 10% ऑफ इट्स टोटल सेल्स। क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है कंपनी कि एक कहीं इसका बैन भी होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी होता है तो दूसरा सेक्टर इसका मेकअप कर लेती है, वहां से इसका अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। इतने सेक्टर्स को बिलोंग करती है तो कहीं ना कहीं इसको सेक्टर से ठीक प्रॉफिट होते रहेगा, तो साइक्लिक कितना नहीं रहेगा इसका नेचर ऑफ इंडस्ट्री, जितने और सम कंपनीज फेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसका नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी होने वाला है, और केपेक्स करने के बाद इसके और भी सेल्स कहीं गुना बढ़ जाएंगे, और ये वही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है जहां से इसको अच्छे मार्जिन्स है, अच्छे मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स में ये बेसी कैपेसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी फायदा है। ये सब कारणों के कारण लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो निवेश करने लायक डेफिनेटली बनता है ये कंपनी। दोस्तों अब अपने अगली कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये कंपनी भी फैंटास्टिक कंपनी है। In fact, this company is one of the leading manufacturer and exporter of specialty organic intermediaries, polymers and monomers. दोस्तों, it is one of the leading world's manufacturer of IBB, यानी isobutyl benzene और acrylamidopropyl propylene sulfonic acid, which is called in a short form ATBS. और ये दोनों का बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी, बहुत हाई कैपेसिटी है। अब दोस्तों इसका IBB यूज होता है मैन्युफैक्चर करने में इबुप्रोफेन, विच इज बेसिकली अ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और ATBS जो स्पेशलिटी मोनोमर है वो फाइंड करता है मल्टीपल जगह, जैसे इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, ऑयल फील्ड रिकवरी, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, हाइड्रोजेल्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इमल्शन पॉलीमर्स, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल प्रिंट पेस्ट, एडहेसिव, सीलेंट्स, थिकनर्स एंड पेपर कोटिंग्स। तो आप देख रहे हो इससे क्या ना कि इसके पास काफी अच्छा खासा एप्लीकेशन इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। और दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि कंपनी आइसोब्यूटाइलिन भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म IB हो गया, विच इज एक्चुअली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ATBS। तो क्या है ना इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, जो ATBS जो इसका मेन प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है विच इज IB, वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है और इससे बेटर मार्जिन्स मिलते हैं कंपनी को। दोस्तों अब अगर अपने इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैज बीन 35%। कैन यू बीट इट? इतना अमेजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अनबिलीवेबल। लाइक OPM of even 20% is really very good, and this has got 35%, मतलब tremendous growth. और actually सही बोले तो this is one of the very few multi-bagger stocks. Actually this has been a multi-bagger stock. तो अगर आप 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो you would have been really very rich. इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टिल अभी भी काफी ग्रोथ बाकी है कंपनी में, अभी भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं कंपनी में, कि कंपनी सही ढंग से काम करिए, बैक एंड इंटीग्रेशन करिए, काफी कैपेक्स करिए, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रही है, ग्रो करिए अपनी कंपनी को, तो स्टिल अभी भी काफी स्कोप है इस कंपनी का। और इसका अगर देखना जाए कैश फ्रॉम ऑपरेशन CFO वो भी पॉजिटिव रहा है, विच इज वेरी गुड। एंड आफ्टर इवन द कैपेक्स, इवन आफ्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद भी इसके FCF यानी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, अगेन अ वेरी गुड साइन। तो अभी भी अच्छा चल रही है कंपनी। और सबसे बड़ी बात, अगेन सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, और क्या चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों ये कंपनी इतना बढ़िया काम करी है कि ATBS जनरेट करते समय जो रेसिडुअल्स निकलते हैं उसको भी बेच के कमाती है। मतलब ऐसा नहीं कि तो डिस्चार्ज हो रहा है उसको बहा दे, बल्कि और हजारस हो एनवायरमेंट के लिए वो पूरा वो यूज करती है रेसिडुअल्स को, और उससे भी रेवेन्यू कमाती है। तो अगेन रेवेन्यू इज कमिंग इवन फ्रॉम द रेसिडुअल्स तक। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया,
क्योंकि आईबी बना रही है विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एटीबीएस, उससे भी उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, ऊपर से रेसिडुअल्स में भी कमा रही है पैसा। तो अब समझ लो कि हर जगह कमाने का इसको मौका ही ढूंढती है कंपनी। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो एक्चुअली हर स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ट्राई करती है to reduce its cost and also remain environmental friendly, reduce its footprint as much as possible, which is fantastic. In fact दोस्तों इसका क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है and it has got very good relationships with its clients. इसका क्लाइंट बेस जैसे वर्ल्ड रिनाउंड क्लाइंट बेसिस है, जैसे BASF कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, हुबाई चाइना में, SNF, डाउ केमिकल्स, नाटका होल्डिंग कंपनी। बट इसका क्या ना 43% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। सो काफी हद तक डिपेंडेंट अपने 10 क्लाइंट्स में, पर अगेन मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिपेंडेंट रहती है अपने मेजर क्लाइंट्स में। और दोस्तों इसको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है जिससे प्रोड्यूस कर पाते हैं ABB और ATBS, वो भी इनके लिए लेती है रिलायंस इंडस्ट्रीज और BPCL से। और इनसे भी क्या लेते हैं ना, ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो फाइनलाइज करती है वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच मेक श्योर कि देयर इज अश्योर्ड सप्लाई ऑफ द एंटायर रॉ मटेरियल्स थ्रू द ईयर। तो ये भी कंपनी मेक श्योर कि वहां भी कोई इसका लॉस नहीं हो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्ट्री चलते रहना चाहिए। फैक्ट्री जहां बीच में बंद होगा वहां मेजर लॉस होता है कंपनी को। तो दिस ऑल्सो हैज टेकन केयर ऑफ। दोस्तों अब टाइम आ गया कंपनी का नाम बताने का, और कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। दोस्तों जो ATBS से प्रोड्यूस करती है उसका 40% एक्चुअली EOR में जाता है, विच इज एनहांस ऑयल रिकवरी। अब EOR के लिए कम से कम 70% दाम होना चाहिए बैरल का टू रिकवर दैट कॉस्ट ऑफ EOR। अब वो क्या, वो अभी उसको मिल नहीं रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम काफी डाउन है, तो एडवांटेज उसको नहीं मिल रहा है। जो 40% जो EOR में जाता है वो उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी उसको प्रॉफिट नहीं हो रही है, एंड दिस विल टेक सम फर्दर टाइम जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते नहीं है। तो दिस इज वन थिंग व्हिच काइंड ऑफ बाइटिंग द कंपनी। पर ठीक है, कंपनी का मेजर ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इसलिए कंपनी आराम से इसका भी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और बैलेंस शीट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट येस दिस इज डेफिनेटली अ स्लाइट डेंट इन द बैलेंस शीट, और क्योंकि अगर 2-3 साल तक क्रूड ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं तो दिस डेंट विल कीप इंक्रीजिंग इन द बैलेंस शीट। दोस्तों अब रिस्क का बात करें तो वन ऑफ द मेजर रिस्क ये है कि देखिए बहुत बार केमिकल्स कुछ बैन हो जाता है, कोई गवर्नमेंट कोई इंसेक्टिसाइड्स को बैन कर दे जिसमें ये केमिकल्स यूज होते हैं, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बैन हो जाता है, तो अगर वैसा कुछ होगा तो कंपनी को डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बैन होगा तो इसके केमिकल जो प्रोडक्ट बनाने में काम आता था वो यूज में नहीं आएगा। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग है कि इसमें पूरा 100% FDI अलाउड है, तो कोई बहुत बड़ा कंपनी भी डीप पॉकेट्स आती है तो दैट माइट गिव स्टिफ कंपटीशन टू दिस कंपनी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आप ऐसा चाहते हैं कि कोई कंपनी के बारे में मैं रिसर्च करके बताऊं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो जरूर कमेंट्स करिएगा उस कंपनी के बारे में। अगर मुझे इस कंपनी के काफी लोग चाहेंगे कि उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं, तो जरूर उसका वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।